हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। ऑलमोस्ट 23 लेसन्स क्रिटिकल रीजनिंग के हमने कंप्लीट किए हैं और आज हम करेंगे 24th लेसन यानी पार्ट 4 ऑफ द सुपर पूल क्वेश्चंस। थ्रू आउट 23 लेसन्स में आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे। लेसन 1, 2, 3 बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और बाकी जो इन्फ्रेंसेस के, कंक्लूजन्स के, एजम्पशंस के, कोर्स ऑफ एक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने फर्दर लेसन्स में कवर किए हैं। आप ये सब कुछ देख सकते हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी रेडी है स्मार्ट कीड़ा चैनल पर। क्रिटिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट ऑलरेडी मिलेगी आपको। सारे जितने भी वीडियोस हैं वो क्लियरली स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेंगे ऑर्डर में। थ्रू आउट जब आप देखोगे कैसे हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपना डिसीजन लेते हैं और किस तरीके से हम अपना आर्ग्यूमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। डे टू डे लैंग्वेजेस में आर्ग्यूमेंट को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अब हमारे पास एक हथियार है और वो है क्रिटिकल रीजनिंग को अप्रोच करने का तरीका, जो कि ये ऑलमोस्ट 23 लेसन्स कवर करते हैं। ठीक है, इसी नोशन के साथ स्टार्ट करूंगा आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही सिंपल हैं। कोर्स ऑफ एक्शन के कुछ क्वेश्चंस हैं, कॉज इफेक्ट के क्वेश्चंस हैं और इन्फरेंसेस के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। डायरेक्शंस पहले पढ़ेंगे। इन द क्वेश्चन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स 1 and 2, sorry. These statements may either be independent causes or may be effects of independent causes or a common cause. ठीक है, one of these statements may be the effect of the other statement. दोनों एक दूसरे के इफेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ common causes भी हो सकते हैं और independent causes भी हो सकते हैं, effects. ठीक है, now ये तो हम सब ऑप्शंस में भी देखेंगे। Read both the statement and decide which of the following answer choices correctly depicts the relationship between these two statements. हमें तो सिर्फ ये देखना है लॉजिकली कि दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या वो एक दूसरे के कॉज इफेक्ट हैं या इंडिविजुअल कॉमन कॉजेज हैं या फिर कॉमन इफेक्ट्स हैं, वो भी किसी इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कॉज के। चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट, While a large part of the world deluded itself into believing that Beijing would eventually emerge as a responsible global stakeholder, it took the shock of COVID-19 for the world to emerge from its slumber. यहाँ पे क्लियर कंटेंशन है। ये बताने की कोशिश की गई है कि जब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था बीजिंग से यानी चाइना से कि वो एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल स्टेक होल्डर बनेगा, एक ग्लोबल पावर हाउस बनेगा, तभी कोविड-19 की जो सिचुएशन आई उसने पूरे देश को, पूरी दुनिया के देशों को शॉक मिला दिया। जिस तरीके से उसने इररिस्पॉन्सिबली बिहेव किया, ना ही हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करी टाइमली, और इसकी वजह से पूरा पैंडमिक हमारे दुनिया में फैल गया। फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन Security Council to WHO and G20, none of the global platforms could emerge with any degree of credibility under the weight of the Chinese onslaught. अब चाइना के वेटेज की वजह से यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे वो WHO, चाहे वो G20 हो, इनके इन्फ्लुएंस की वजह से उसने पैंडमिक की इन्फॉर्मेशन लेट दी और जिसकी वजह से पैंडमिक बहुत बुरी तरीके से फैल गया। ऑब्वियस ही बात है, ये कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पर, तो ये कॉज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन हमें मेन यहाँ देखना है कि क्या इस स्टेटमेंट 2 से इसका कोई रिलेशनशिप है। तो चलिए स्टेटमेंट 2 देखते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस फाइनली द टाइम फॉर डिबेट्स हैज एंडेड एंड वी आर विटनेसिंग एन अटेम्प्ट बाय मेजर पावर्स टू सीरियसली ग्रैपल with the challenge of building new platforms and institutions at a time of serious fragmentation in the global institution matrix. अब यहाँ पर कॉन्सिक्वेंटली बोला गया है, यानी कि कुछ कंक्लूड करने की कोशिश की गई है। अब वो समय आ चुका है जब हमें डिबेट्स को ख़त्म करना होगा और हमें चैलेंज उठाना होगा, एक नए प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना होगा, इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सीरियस फ्रैगमेंटेशन क्यों हुई है? क्योंकि एक कॉज हुआ है, और वो कॉज क्या है? कोविड-19 पैंडमिक और बीजिंग का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, जिसकी वजह से ट्रस्ट खत्म हुआ है। अब एक दूसरे कंट्रीज़ के देखोगे तो अगर आप WHO की फंडिंग अमेरिका ने बंद कर दी, एक बहुत बड़ी बात है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। तो अब इस ऑपस से अगर हमें इस ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल मैट्रिक्स को फिर से क्रिएट करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें अब एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होगा, एक नए इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करना होगा जो कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखे। तो ऑब्वियस ही बात है, स्टेटमेंट 1 एक कुछ कॉज है और स्टेटमेंट 2 उसका क्लियर इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 इज द कॉज एंड 2 इज इट्स इफेक्ट। ठीक है, तो हम कहाँ टिक करेंगे? हम यहाँ टिक करेंगे। स्टेटमेंट 1 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज द इफेक्ट, बिल्कुल हमें पहले ही दिख गया। बाकी देखते हो आप, स्टेटमेंट 1 आर इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कॉज, इंडिपेंडेंट कॉजेज या 1 और 2 इंडिपेंडेंट कॉजेज, तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बहुत ही सिंपल 2 लाइनर 3 लाइनर में मैंने दिया हुआ है। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द क्वेश्चन बिलो देर आर 2 स्टेटमेंट, फिर से वही कॉज इफेक्ट पूछा गया है, तो हम पहले डायरेक्शंस नहीं पढ़ के हम बढ़ेंगे डायरेक्टली, टाइम सेव होगा हमारा। स्टेटमेंट 1, द एग्रीगेरियन क्राइसिस हैज ओनली वर्सेंड एंड द गवर्नमेंट्स ओन डेटा सेज 12,021 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड बिटवीन 2015 एंड 18। यहाँ पे फार्मर सुसाइड की बात हो रही है, एग्रीगेरियन क्राइसिस की बात हो रही है। एग्रीगेरियन क्राइसिस क्या हो सकते हैं अगर हम माइंड में थोड़ी देर के लिए सोचें तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ सूखा पड़ना, ये एक आंसर हो सकता है, वन ऑफ द क्रेडिबल आंसर्स, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि सुसाइड करने की कोशिश करता है फार्मर। क्यों? क्योंकि इसका रेवेन्यू नहीं निकलता है और उसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे लोन्स होते हैं जो उसने लोकल मनी लेंडर्स से लिए होते हैं या उसने गवर्नमेंट से लिया होता है और उसको पे बैक करना होता है। और जब फसल खराब हो जाती है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, ना खाने को कुछ, ना रहने को कुछ, तो वो जाएगा कहाँ। बहुत ही दुख भरी खबर है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट 2 क्या कहता है। पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र आर प्लेग्ड by drought and there has been no measures to alleviate the situation whichever government has been in power। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपको यहाँ पर कॉज इफेक्ट। कॉज क्या है? ऑब्वियसली बात है ड्रॉट और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये रहा मेरा कॉज, उसका इफेक्ट मुझे क्लियरली दिख रहा है, फार्मर ने सुसाइड कर लिया, एक एग्रीगेरियन क्राइसिस वहाँ दिखी हमें बिल्कुल, और इसीलिए बहुत ही सिंपल आंसर होगा स्टेटमेंट 2 विल बी द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 विल बी द इफेक्ट। और जहाँ भी हमें ये दिखेगा हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 कहता है 1 इज द कॉज, 2 इज द इफेक्ट। स्टेटमेंट 2 कहता है स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज द इफेक्ट, यानी ऑप्शन बी हमारा क्लियर आंसर होगा। और इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, 1 लाइनर 2 लाइनर से सोल्यूशन है, बहुत ही सिंपल है, ये तो मॉडरेट क्वेश्चन था। और अब हम बढ़ेंगे थोड़े से टफर लेवल क्वेश्चंस की तरफ। डायरेक्शंस फिर से पढ़ेंगे। अ पैसेज इज गिवन फॉलोड बाय 6 स्टेटमेंट्स, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो पहले हम पैसेज की तरफ देखेंगे, पैसेज क्या कहता है वो प्रूव करेंगे। इन द क्वांटम वर्ल्ड everything seems to be an ocean of interconnected possibilities. Every particle is just a wave function and could be anywhere at any time. It could even be at several places simultaneously. This hazy view of the world fits almost perfectly with what our sages said about the Brahman. It moves not, it is far, it is near, it is within this, it is outside this. In fact, many early quantum researchers such as Schrödinger, Heisenberg and Bohr had been exposed to Vedic philosophy। 3 लाइनर प्रेमाइस है, क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा था? पहला तो हमें समझ में यह आया पॉइंट कि क्वांटम फिजिक्स की बात हो रही है। क्वांटम वर्ल्ड में क्या होता है? क्वांटम वर्ल्ड में हम बोलते हैं कि हर चीज़ एक पार्टिकल है, यानी मैटर जो भी है वो पार्टिकल है और वो एक वेव फंक्शन की तरफ बिहेव करता है, वो हर तरफ जा सकता है। जैसे फोटॉन्स को आपने देखा ना, जब लाइट ट्रैवल करती है तो हर तरफ जाती है, वैसे ही एटम्स भी होते हैं जो हर तरफ एंट्रोपी होती है उसमें, वो हर तरफ जा सकता है। इट कैन बी एनी वेयर, एनी टाइम, एनी प्लेस। और यही सारी चीज़ें तो हमारी वैदिक फिलॉसफी भी कहती हैं। हमारे वैदिक फिलॉसफी में क्लियरली ब्राह्मण की एक्सप्लेनेशन दी हुई है दैट इट मूव्स नॉट, इट इज़ फार, इट इज़ नियर। ये भी वही चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा है, इट शुड बी एनी वेयर एट एनी टाइम। और यहाँ तक कि स्क्रॉडिंजर, हेजनबर्ग और बोर जैसे बहुत ही नामी गिरामी फिजिसिस्ट वो भी वैदिक फिलॉसफी को एंडोर्स करते हैं, ठीक है, वो भी उससे इन्फ्लुएंस्ड हैं, क्योंकि उनको अचंभा हुआ कि 2000-2500 साल पहले ही हमें ये क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पता था। वैदिक फिलॉसफी अगर आप देखो तो वो पूरी साइंटिफिकली बेस्ड है और इसी वजह से आजकल के जो हमारे फिजिसिस्ट हैं जो लास्ट 200-300 साल में रहे हैं वो वैदिक फिलॉसफी को भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही इन सब चीज़ों को डिस्कवर किया था और उसको नोटिफाई किया था। चलिए हम बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे, हमें तो बस लॉजिकली इन 3 प्रेमाइसेस से ये देखना है कि क्या प्रूव करने की कोशिश की गई है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या फॉलो होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे वो 6 स्टेटमेंट्स, ये रहे वो 6 स्टेटमेंट्स, और हमें तो देखना है विच ऑफ द अबव मेंशन स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। हमें तो इन्फरेंस देखना है यहाँ पे, क्या हम इन्फर कर सकते हैं। चलिए स्टेटमेंट 1 देखते हैं बहुत तेजी से। हिंदू फिलोसफर्स वर एबल टू डिफाइन what they intuitively knew as Brahman, the unchanging permanent highest reality। ऑब्वियसली बात है हमें ब्राह्मण की जो डेफिनेशन मिली वो हमें सेजेस वैदिक फिलॉसफी से मिली है, हिंदू फिलोसफर्स ने उस चीज़ को डिफाइन किया था, तो ये तो इन्फर हो रहा है, क्लियर इन्फरेंस हमें दिखा वहाँ मिडिल ऑफ द आर्ग्यूमेंट में, ये हमें शो हो रहा था, तो ये हम सही कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट 1 इन्फर होता हुआ दिखेगा। सेकेंड देखते हैं, द उपनिषाद्स डिस्क्राइब द ब्राह्मण एज नेति, नेति एंड नेति। इसका मतलब होता है नाइदर दिस, नॉट दिस, नॉर दिस, मतलब वो कुछ भी नहीं है,
जी नहीं, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, हमें तो उसकी डेफिनेशन बताई गई कि वो हर जगह मूव होता है, तो ये हम इन्फर नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा एड ऑन इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पैसेज के लिए, इसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं एज एन इन्फ्रेंस। स्टेटमेंट 3, मैनी आइडियाज कैन ओनली बी डिस्क्राइब बाय व्हाट दे आर नॉट रेदर देन बाय व्हाट दे आर। बहुत ही सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट है, सर के ऊपर से जा रहा है, इसको मैं बिल्कुल रिजेक्ट करूंगा, इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। हमें तो सिर्फ पार्टिकल एज अ वेव फंक्शन के बारे में पता चला है और वैदिक फिलोसफी का कनेक्शन पता चला है क्वांटम मैकेनिक वर्ल्ड से। ऑप्शन 4, रिसर्चर्स इन क्वांटम फिजिक्स आर नाउ फाइंडिंग दैट आवर वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एम्प्टी स्पेस। बहुत ही एक्स्ट्रा सुपरफ्लुअस इन्फॉर्मेशन है, हमें एम्प्टी स्पेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया था पैसेज में, और मैं इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर सकता हूँ। स्टेटमेंट नंबर 5, व्हाट we call matter consists of fuzzy waves that can manifest as particles and switch back just as quickly। ऑब्वियसली बात है, पार्टिकल्स की बात हुई थी, वेव्स की बात हुई थी, एम्प्टी स्पेस की कोई बात नहीं हुई थी, तो दुनिया में है ही क्या, या तो एम्प्टी स्पेस है या मैटर है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, दो ही चीज़ें तो है, तीसरी तो अभी हमने कुछ नहीं देखी, कुछ स्पिरिचुअलिटी हमें नहीं दिखी है अभी अपनी आंखों से, लेकिन हाँ एम्प्टी स्पेस को हम महसूस कर सकते हैं और हम मैटर को महसूस कर सकते हैं। तो मैटर क्या चीज़ है, ऑब्वियसली बात है वो पार्टिकल से बना हुआ, और पार्टिकल्स वेव्स से बने हुए हैं, वेव्स की तरह बिहेव करते हुए दिखते हैं हमें, ये तो हमें इन्फर होता हुआ दिख गया था पहले और दूसरी लाइन में ही, तो हम 1 और 5 को क्लियरली इन्फर होते हुए देख सकते हैं। 6 देखते हैं, एनर्जी एंड मैटर आर इंटरचेंजेबल। अब यहाँ थोड़ा सा ऊपर चले गए आप, फिर से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी आपने, बताने की कोशिश की E=mc², स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ आइंस्टाइन, ये सब हमें नहीं बात करनी है इस बारे में, हमें इतना दूर नहीं जाना है। तो हमें पता है कि 1 और 5 बिल्कुल क्लियर इन्फ्रेंसेस होंगे, और हम जो वहीं टिक करेंगे जहाँ हमें ये मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। क्या ए होगा हमारा आंसर? जी नहीं। बी होगा? जी नहीं। ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर आंसर होगा। 1 एंड 5 आर दी क्लियर आंसर्स। चलिए इसी के साथ यहाँ से हम इसको क्लियर करेंगे, आप बढ़ोगे सॉल्यूशन की तरफ। ये रहा इसका सॉल्यूशन, आप पॉज करके पढ़ सकते हो और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया हैज नेवर वन द बेस्ट फॉरेन फिल्म अवार्ड, लेट अलोन कम क्लोज टू विनिंग द बेस्ट पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड। डायरेक्शंस वही हैं, बिल्कुल सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में थे, और यहाँ बताया गया है कि इंडिया ने कभी कोई फॉरेन फिल्म अवार्ड नहीं जीता। ठीक है, लेट अलोन कम क्लोज टू विनिंग द बेस्ट पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड। यहाँ तक कि बेस्ट पिक्चर तो छोड़ दो, फॉरेन फिल्म भी नहीं मिला अभी तक हमको, अगर हम बाहर के देशों के हिसाब से करें, बाहर की इंडस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें। ठीक है, तो एंड इट्स नॉट फॉर द लैक ऑफ ट्राइंग, ये ऐसा भी नहीं है कि हमने ट्राई नहीं किया। इट हैज़ सबमिटेड मोर देन 50 एंट्रीज सिंस दैट अवार्ड वॉज क्रिएटेड इन 1957। ठीक है, 1957 के बाद से 50 से ज़्यादा एंट्रीज हमारी जा चुकी हैं फॉरेन फिल्म अवार्ड के लिए, जैसे ऑस्कर्स वगैरह की बात हो रही है, फाप्ता की बात हो रही है। ओनली अ फ्यू सिनेमा पावर हाउसेज इंक्लूडिंग फ्रांस एंड इटली हैव मेड मोर सबमिशंस एंड दे हैव वन द गोल्डन स्टैच्यू मेनी टाइम्स। ठीक है, सिर्फ कुछ ही सिनेमा पावर्स ऐसे थे जैसे फ्रांस या इटली जिन्होंने बहुत ज़्यादा सबमिशंस किए और बहुत बार गोल्डन स्टैच्यू को जीत लिया। नॉर इज इट जस्ट द यूरोपियन फिल्म पावर हाउसेज, यहाँ तक कि सिर्फ यूरोपियन फिल्म पावर हाउस भी नहीं, that shine at the Oscar films from 27 countries have received the best foreign film award including the entries like Iran, Chile and the Ivory Coast। यानी छोटी कंट्रीज, नॉन यूरोपियन कंट्रीज भी लगभग 27 बार जीत चुकी हैं ये बेस्ट फॉरेन फिल्म अवार्ड, लेकिन हमारी जैसी इतनी बड़ी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री आज तक कोई फॉरेन फिल्म अवार्ड नहीं जीत पाई। थोड़ी दुख भरी खबर है हमारे लिए ये। चलिए देखते हैं क्या क्या इन्फर होता है यहाँ से। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि क्या इन्फर होगा, हमें क्या बताने की कोशिश की ऑथर ने थ्रू आउट। तो देखते हैं, ऑलमोस्ट 6 स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ भी पूछा गया है व्हाट विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड। अब हमें इन्फ्रेंस पूछा गया है तो हम पहले इन्फ्रेंसेस सारे देखते हैं। चलिए पहला स्टेटमेंट देखेंगे तेजी से। पुअर सिलेक्शंस बाय द कमिटी दैट चूजेज इंडियन एंट्रीज टू द अवार्ड हैज लेड टू इंडिया नेवर विनिंग एन इंटरनेशनल अवार्ड। अब यहाँ रीज़न खोजने की कोशिश की गई है कि क्यों हमने अभी तक अवार्ड नहीं जीता है, तो हमने यहाँ पे इल्ज़ामात लगाया गया है कमिटीज़ के ऊपर जो सिलेक्ट करती हैं मूवीज़ को। तो बिल्कुल भी नहीं इन्फर होता हुआ दिख रहा है। हाँ, ये एक एजम्पशन हो सकता था, इसको एज्यूम करके मैं चल सकता था, अपना आर्ग्यूमेंट फॉर्म कर सकता था, बट यहाँ एजम्पशन नहीं पूछा गया, यहाँ इन्फ्रेंस पूछा गया है, तो बिल्कुल इन्फर नहीं हो रहा है। यूरोपियन फिल्म पावर हाउसेज हैव वन मोर ऑस्कर्स देन एनी अदर फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज। क्या ये इन्फर हो रहा था? बिल्कुल, ये तो क्लियर आपने बोला कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑस्कर जीतती हैं, हर बार वही ज़्यादातर जीतती हैं।
और बाकी जो अदर कंट्रीज हैं वो भी जीतती हैं, बट वो थोड़ा कम जीतती हैं। ऑलमोस्ट 27 टाइम्स ही उन्होंने जीता है। और अगर 1957 में अवार्ड आया है और 27 बार बाहर के देशों ने जीता है, तो बाकी कौन जो बचे ईयर्स देखा जाए तो वो नंबर में ज़्यादा हैं। तो यूरोपियन फिल्म पावर्स ज़्यादा जीतती हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है, ये भी हमें पता है कि वो ज़्यादा एंट्रीज भी भेजती हैं। तो ऑब्वियसली बात है, ये हमें इन्फर होता हुआ दिख जाएगा। फ्रांस एंड इटली हैव मेड मोर सबमिशंस एंड देयरफॉर दे हैव वन मोर ऑस्कर अवार्ड्स। ये बहुत ही क्लियर इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। हाँ, ये तो आपने बोला कि यूरोपियन फिल्म पावर हाउसेज ने बहुत ज़्यादा एंट्रीज भेजी हैं, लेकिन हम सिर्फ स्पेसिफिकली ये बोल दें कि फ्रांस और इटली ही सबसे ज़्यादा सबमिशन भेजती हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। हाँ, अगर आप यह बोलते कि मोर यूरोपियन कंट्रीज हैव मोर फिल्म पावर हाउसेज, मोर यूरोपियन फिल्म पावर हाउसेज कंट्रीज हैव मेड मोर सबमिशन, तब तो ठीक समझ में आती। तो ये कंफ्यूज करता हुआ, ये बहुत ही एम्बिगुअस आंसर हो जाएगा हमारा, क्योंकि फ्रांस और इटली को इंक्लूड जरूर किया गया था, पर ये चीज़ नहीं बोली गई एग्जैक्टली डायरेक्टली। आपने ये कभी नहीं बोला कि मोर सबमिशन सिर्फ फ्रांस और इटली ने किए हैं। नहीं, ये हम इसको रिजेक्ट कर सकते हैं आउटलाइटली, हमें कंफ्यूज करेगा। ठीक है, सिर्फ फ्रांस और इटली ने सबसे ज़्यादा जीते हैं? जी नहीं, यूरोपियन कंट्रीज अगर ओवरऑल देखें तो उन्होंने ज़्यादा अवार्ड्स जीते हैं। ये तो हमें ऑप्शन 2 में दिख रहा था। ठीक है, तो हम 3 को रिजेक्ट कर सकते हैं। इंडियन एंटिटीज आर वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर नेशंस एंड देयरफॉर हैज नेवर वन ऑस्कर अवार्ड। इंडियन एंट्रीज कम होती हैं? नहीं, हमने तो शुरू में बोल दिया कि हमने 50 से ज़्यादा एंट्रीज करी हैं तो भी हमने अवार्ड नहीं जीता, तो हम ये चीज़ नहीं बोल सकते। 6th देखते हैं, इंडियन फिल्म्स आर मेंट टू एंटरटेन ओनली इंडियन ऑडियंस एंड नॉट द इंटरनेशनल ऑडियंस। जी नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर नहीं होगा। सॉरी, मैंने ऑप्शन 5 मिस कर दिया है। ईरान, चिले एंड आइवरी कोस्ट मेक बेटर फिल्म्स एट द इंटरनेशनल लेवल टारगेटिंग इंटरनेशनल ऑडियंस एंड देयरफॉर विन ऑस्कर्स। ये तो इन्फर हो रहा था, स्टेटमेंट 5 इन्फर हो रहा था। हमने देखा था कि छोटी कंट्रीज जैसे ईरान, चिले या आइवरी कोस्ट ये बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं और इन्होंने इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं। तो 2 और 5 हमें इन्फर होता हुआ दिख रहा है। 6th कहता है, इंडियन फिल्म्स आर मेंट टू एंटरटेन ओनली इंडियन ऑडियंस एंड नॉट द इंटरनेशनल ऑडियंस। जी नहीं, ये हमारा इन्फर नहीं हो सकता। ये फिर हम एजम्पशन लेके चल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमारे जो मूवीज़ हैं वो सिर्फ इंडियन ऑडियंस को ही की तरफ प्रोमोटेड होती हैं और ना कि इंटरनेशनल ऑडियंस की तरफ, शायद इस वजह से हमें अवार्ड नहीं मिल रहा है। ये एक कारण हो सकता है, वन ऑफ द रीजंस दैट वी आर नॉट गेटिंग द अवार्ड्स। तो ये हमारा फिलहाल इन्फ्रेंस तो नहीं हो सकता, ये आउट ऑफ सिलेबस इस समय हो जाएगा और थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे स्टेटमेंट 1 था। ठीक है, तो हम रिजेक्ट कर सकते हैं 1 और 6 को, और सिर्फ 2 और 5 क्लियर इन्फ्लुएंसेस होते हुए दिख रहे हैं। 3 हमें कंफ्यूज कर रहा था, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट किया है। ठीक है, और 4th तो बिल्कुल ही वेवर्ड कॉन्ट्ररी था टू दी कंटेंशन। ठीक है, इसका सोल्यूशन अगर आपको देखना हो, फिलहाल हम टिक क्या करेंगे, हम टिक करेंगे जहां पर हमें दिखेगा 2 एंड 5। ऑप्शन ए हमें क्लियर दिख रहा है, 2 एंड 5, बाकी को हम रिजेक्ट कर सकते हैं और हम बढ़ सकते हैं सोल्यूशन की तरफ। आप सोल्यूशन पॉज करके भी पढ़ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, और मैं बढ़ूंगा लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा ये। देयर कैन बी नो डाउट दैट पाकिस्तान्स इंटेंट रिमेन्स इंटैक्ट। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, ये एक कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है और बहुत ही टफ हो जाएगा थोड़ा सा समझने के लिए। थोड़ा सा एम्बिग्यूटी आएगी आपको यहाँ पर हमें एम्बिग्यूटी नहीं लानी है, हमें तो क्लियरिटी लानी है। क्यों क्लियर करना है हमें? There can be no doubt that Pakistan's intent remains intact. The creation of turbulence and mayhem in J&K to bring another long cycle of violence to test India and keep the J&K proxy conflict alive. मतलब पाकिस्तान तो वही करेगा जो वो करता आ रहा है। वो क्या करेगा? वो J&K में जैसे प्रॉक्सी वॉर कर रहा है वो करता रहेगा। वो वायलेंस जो क्रिएट करता है वहाँ पर वो करता रहेगा। टर्बुलेंस वो क्रिएट करता है, उसका इंटेंट जो है वो एकदम इंटैक्ट है। ठीक है, पाकिस्तान प्रॉब्ली बिलीव्स दैट it yet has the advantage of the alienation of the people of Kashmir. क्यों? क्योंकि कश्मीर में वो उनके पास एडवांटेज क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत से कश्मीरीज, आधे कश्मीरीज तो पाकिस्तान में रहते हैं और आधे कश्मीर में रहते हैं जो कि इंडियन साइड बॉर्डर पे है, और वहाँ पर बहुत से ज़्यादा मुस्लिम्स भी हैं। तो ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंस वो कर सकता है कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अ सेगमेंट ऑफ द ट्रांस पीर पंजाल रीजन अगेंस्ट इंडिया विच कैन एक्सप्लॉइट टू एडवांटेज। ठीक है, वही बात इन्होंने कंटेंट की है, दोबारा से इको की है। अ मिक्स ऑफ अफगान, पाकिस्तानी एंड लोकल कश्मीरी टेररिस्ट इन्फ्लिक्टिंग हायर इंडियन कैजुअलिटीज through another long drawn campaign will impact the Indian hinterland, giving rise to greater antipathy towards the Kashmiris and the Indian Muslims and thus weaken India's social fabric. मतलब बहुत ही लंबी लड़ाई वो लड़ रहा है, वो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, वो हमें जो हमारे कश्मीरीज हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे इंडियन मुस्लिम्स जो हमारे यहाँ देश में रहते हैं वो भी थोड़े से एंटी हो रहे हैं।
और वो हमारे सोशल फैब्रिक जो हमारा, जिस पे हमारा पूरा देश खड़ा है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पे हम ब्रदरहुड फ्रेटर्निटी पे हमारा देश चल रहा है, उसको वो बिगाड़ देगा, उसको बिगाड़ने की पूरी कोशिश है। तो अब दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ कोर्स ऑफ एक्शंस हो रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ ऐसा कुछ हो रहा है, और इंडिया की तरफ हमें क्या ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन लेने होंगे जिससे कि ये हम थ्रू आउट इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन से निकल सकें। ठीक है, अभी हाइपोथेटिकल तो नहीं रही, ये तो क्लियर सिचुएशन है। चलिए देखते हैं हमारे स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। थोड़ा टफर लेवल का क्वेश्चन है, एम्बिग्यूअस है, बनाया मैंने ही है। पाकिस्तान कुड एम टू एम्प्लॉय, यहाँ पर पूछा गया है कोर्स ऑफ एक्शंस, पढ़ सकते हैं आप, विच ऑफ द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शंस विल बी फॉलोड इफ द हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द पैसेज रियलाइजेज। Pakistan could aim to employ the situation simmer by mass infiltration and terror acts। बिल्कुल, हमने पहले ही कंटेंशन में ये चीज़ देखी थ्रू आउट। पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है? प्रॉक्सी वॉर करने की कोशिश कर रहा है। वो कैसे करेगा? ऑब्वियस ही बात है, टेरर एक्ट्स करेगा, वहाँ से टेररिस्ट को तैयार करेगा और मास इन्फिल्ट्रेशन करेगा, बॉर्डर के थ्रू भेजेगा उनको और हम पर अटैक करेगा, कश्मीरीज को भी इफेक्ट में लाएगा, उनको भी बर्ग लाएगा। पाकिस्तान could influence people of J&K through various means including social media and mosque power। बिल्कुल वो ऐसा कर सकता है, अगर ये सिचुएशन रियलाइज़ हो गई तो, अगर वो करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है। वो मॉस्क पावर का इस्तेमाल करेगा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगा, और हमारे देश में या जैसे स्पेशली जो J&K के मुस्लिम्स जो रहते हैं वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, ये कोर्स ऑफ एक्शन पाकिस्तान फॉलो कर सकता है। India should remain vigilant about the infiltration attempts by the terrorists using modern surveillance technology and the LOC fence। ये तो कोर्स ऑफ एक्शन है और क्लियर कोर्स ऑफ एक्शन होगा। ऑप्शन 4, the counter insurgency forces that is the राष्ट्रीय राइफल should be deployed along with the J&K police 15 corps and JKP to जम्मू कश्मीर पुलिस to form the 2 and 3 tier protection mechanism। बिल्कुल हमें वहाँ पर सिक्योरिटी चाहिए ताकि इन्फिल्ट्रेशन को हम रोक सकें, टेररिस्ट को हम रोक सकें वहाँ पे घुसने से। आरआर का इस्तेमाल करना होगा हमें। इंडिया शुड बिल्ड एफिनिटी विद द लोकल कश्मीरी पीपल इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द सोशल फैब्रिक ऑफ कश्मीर। और बिल्कुल हमें कश्मीरी लोगों के साथ देना होगा, थोड़ा उनको अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि हम आपका कोई बुरा नहीं करना चाह रहे, हम अच्छा ही करना चाह रहे हैं और आपको इंडिया में अच्छे तरीके से रहना है और हमें अपने सोशल फैब्रिक को बिल्कुल भी टूटने नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है और हमको सबको साथ में लेकर के ब्रदरहुड की तरह, फ्रेटर्निटी और ब्रदरहुड के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बेसिस पे हमें अपने देश को चलाना है। ठीक है, ये भी फॉलो होता है कोर्स ऑफ एक्शन। अगर ये हाइपर सिचुएशन जो है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन रियलाइज होती है तो इंडिया शुड विड्रॉ टू इट्स फोर्सेस फ्रॉम कश्मीर सो दैट द टेंशंस आर ईज्ड ऑफ इन द वैली। जी नहीं, ये तो बहुत ही कॉन्ट्ररी हो जाएगा। अगर आप वैली से हटा लोगे तो इन्फिल्ट्रेशन और बढ़ेगा, उनको तो मज़ा ही आ जाएगा, वो बॉर्डर क्रॉस करके आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा ये बढ़ाएंगे प्रॉक्सी वॉर को। तो ऑप्शन 6 बिल्कुल रिजेक्ट हो जाता है एज एन कोर्स ऑफ एक्शन। चलिए, अगर हमें 1 2 3 4 5 कहीं दिखेगा तो हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। तो हमें कहाँ दिख रहा है? ए में दिख रहा है? नहीं। बी में दिख रहा है? नहीं। सी में दिख रहा है? नहीं। डी में भी नहीं। और ई में हमें क्लियर दिख रहा है। 1 2 3 4 एंड 5 हमारा क्लियर आंसर होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी सोल्यूशन है। 5 लाइनर में मैंने सब कुछ बताया कि क्यों ऑप्शन 6 रिजेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक कोर्स ऑफ एक्शन उसका होगा। 3 4 5 इंडिया का काउंटर एक्शन होगा, वो भी एक कोर्स ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि हमें पूरी सिचुएशन को हाइपोथेटिकली इमेजिन करना था। ठीक है, आई होप ये पांचों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए हों, इसका सोल्यूशन आपने देख लिया है। इसी के साथ मैं आज का ये सेशन कंप्लीट करूंगा। आई होप आपको कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और बेटर आज समझ में आया हो। कॉज इफेक्ट मैंने डिस्कस पूल क्वेश्चंस में नहीं किए थे, लेकिन मैंने आज किए हैं। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है मुझे, कुछ सराहना मिल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, जय हिंद।